हेलो बच्चों, हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म पे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड है। इसमें ये मेरा पांचवा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द जमींदार रजिस्ट, यानी कि जमींदारों ने क्यों रजिस्ट किया। तो देखिए, द जमींदार रजिस्ट, ये हमारे जमींदार हैं जिनके बारे में आप तो जानते ही हैं कि बेचारे बहुत परेशान हैं। किनसे परेशान हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की रेवेन्यू पॉलिसी से परेशान हैं। ये बेचारे परेशान है जोतेदार से। ये बेचारे परेशान जोतेदार के आदमियों से। द अथॉरिटी ऑफ लेकिन इन सब के बावजूद भी द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार इन रूरल एरियाज हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स। कि ये जो है सबसे परेशान है, सबने इनको परेशान करके रखा है। तब भी इतना कुछ होने के इनकी यहाँ तक कि इनकी जमींदारी भी जो क्या है छीनी गई, फिर भी इनका गांव में जो रुतबा था रूरल एरिया में वो भी इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। Faced with an extraordinary high revenue demand and possible auction of their state, they devised way of surviving the pressure। यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में भी उन्होंने रास्ता ढूंढ निकाला। कितने प्रेशर में भी क्या किए? देखिए, नई नई तकलीफें नई उम्मीदों को जन्म देती हैं। नई तकलीफें नई उम्मीदों को जन्म देती हैं, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने भी इन सारी परिस्थितियों से निकलने का रास्ता आखिर ढूंढ लिया। क्या रास्ता ढूंढा इन्होंने? न्यू कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूस न्यू स्ट्रेटेजी। फिक्शन सेल वाज वन ऑफ सच स्ट्रेटेजी। मतलब फिक्शन सेल था वो एक ही स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, तो क्या हुआ? तो देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लॉ बनाया। क्या लॉ बनाया? कि अगर कोई भी जमीन फीमेल के नाम पर है तो वो उसकी नीलामी नहीं करेंगे। अब ये भाई साहब तो बहुत होशियार थे। इन्होंने क्या किया? तुरंत आनंद क्या किया इन्होंने कि द राजा ऑफ बर्धमान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर। उन्होंने क्या किया कि अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा जो है अपनी माँ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। सिंस द कंपनी हैड डिक्री दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन, क्योंकि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिग्री कर दिया था कि औरतों के नाम पर जो भी जमीन होगी उसको नीलामी नहीं करेंगे, और इस बात का इन्होंने फायदा उठा लिया। दूसरा क्या किया? देन एज अ सेकेंड मूव ही इज एजेंट मैनिपुलेट द ऑक्शन। कि दूसरा इन्होंने क्या किया कि जब भी इनकी जो जमीन जागीर थी उसकी नीलामी होती थी तो उसमें भी इन्होंने क्या है क्या 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 किया? रास्ता खोज निकाला। क्या कैसे रास्ता खोज निकाला? द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डेलिबरेटली विथहेल्ड एंड अनबैलेंस्ड बैलेंस वेर अलाउड टू एक्यूमुलेटेड। कि इन्होंने रेवेन्यू तो जमा नहीं किया, और जो भी रेवेन्यू था वो क्या हो गया? जमा एक्यूमुलेट होता चला गया। व्हेन द पार्ट ऑफ स्टेट वाज ऑप्शन, जमींदार मैन ब्रॉट द प्रॉपर्टी। और जब भी जमींदार की जो जमींदारी है नीलामी के लिए लगती तो उसमें जो खरीदने वाले थे ना उसमें अपने ही आदमियों को बिठा लिया। उनके आदमी बैठते, बोली लगती तो उनके आदमी क्या है? सबसे बड़ी बोली बोलते, बड़ी बोली लगाते। जब बोली लगाते तो उससे ऊपर की बोली नहीं जाती। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे पैसा लेने जाती तो वो वहां से गायब हो जाते, वो मिलते ही नहीं। तो फिर थक हार के उनको क्या करना पड़ता? उनको फिर दूसरी क्या करना पड़े? फिर दूसरी नीलामी करनी पड़ती। ऐसा बार बार होता था। वंस अगेन इट वॉज ब्रॉड बाय जमींदार एज एन वंस अगेन द परचेज मनी वॉज नॉट पेड एंड वंस अगेन देयर वॉज एन ऑक्शन। तो ये जो है ना, नीलामी लगाना, बोली लगाना, भाग जाना, पैसे नहीं देना, ये सारा सारा प्रोसेस क्या है? कंटिन्यू रहता है। इससे क्या फायदा होता था जमींदार को? कि बहुत लंबे समय तक उसकी जमीन उसके पास पड़ी रहती थी। This process was repeated endlessly, exhausting the state and other bidder at the auction. At last, the state was sold at low price। तो थक हार के ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती कि थक हार के ब्रिटिश गवर्नमेंट उस स्टेट को एकदम कम से कम दाम में बेच देती। जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड। अब जमींदार जो था उसने कभी भी पूरा रेवेन्यू देता ही नहीं था। द कंपनी रेयरली रिकवर द अनपेड बैलेंस दैट हैड पाइल्ड अप। और जो भी रेवेन्यू की जो भी रेवेन्यू है वो जमा होते जा रही है, कंपनी को पैसे कभी नहीं मिलते। सच ट्रांजेक्शन हैपन ऑन अ ग्रैंड स्केल। मतलब कि जिम्मे ये केवल वर्धमान के राजा ही ऐसा नहीं कर रहे थे, जितने भी आसपास के जमींदार थे ना वो सब यही काम कर रहे थे। Between 1793 and 1801, four big zamindar of Bengal, including Bardhaman, made बेनामी purchase that collectively yielded as much as ₹30 लाख। मतलब कि बेनामी मतलब बिना नाम वाली जो जमीन थी उसको परचेज किए, that collectively yielded ₹30 लाख। ऑफ द टोटल सेल एट द ऑक्शन ओवर 15% वेयर फिक्शन। जो भी ऑक्शंस में जो भी नीलामी लगती थी ना उसमें कम से कम 50% क्या होते थे? फिक्स होते, पहले से ही रेट फिक्स होता था। देयर वेर अदर वे इन विच जमींदार circulated displacement। When people from outside Jamindar brought an estate on auction, they could not
ऑलवेज टेक पोजीशन। और कभी कभी क्या होता था कि उनकी गांव के बाहर के जमींदार आके जमीन को लेके नीलामी में जमीन खरीद भी लेते थे ना, तो अभी वो उस खरीदी हुई जमीन पर पोजीशन कर ही नहीं पाते थे। ये इतना उन लोग का दबदबा रहता था जमींदारों का। एट दैट टाइम देयर एजेंट वुड अटैक बाय लथैल ऑफ द फॉर्मर जमींदार, कि जब जब जो जमींदार जमीन खरीद रहा है, जब वो उस जमीन पर अपना हक करने जाता था, तो पहले के जो जमींदार थे उनके आदमी उनके ऊपर क्या करते थे, उनको मारते पीटते थे। समटाइम इवन रॉयट रेजिस्ट द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर। कभी कभी तो ये जो रॉयट्स होते थे ना, वो अपने जमींदार के प्रति इतने वफादार थे कि वो भी दूसरे जमींदार को अपनी जमींदारी के अंदर एंट्री करने ही नहीं देते थे। दे फेल्ड बाउंड ऑफ देयर ओन जमींदार थ्रू सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड परसीव हिम एज अ फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्फ एज हिज प्रजा, कि वो जमींदार के प्रति बहुत लॉयल थे और उनको अपने भगवान की तरह मानते थे और अपने आप को उनकी प्रजा मानते थे। द सेल ऑफ जमींदारी डिस्टर्ब देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, their pride. The जमींदार therefore were not easily displaced। अब देखिए, अब द सेल ऑफ जमींदारी डिस्टर्ब देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर उनकी जमींदारी सेल हो जाती थी तो भैया किसी की भी चीज जाएगी तो उसके साथ में इज्जत भी तो जाती है ना। एंड देयर प्राइड भी, प्राइड। बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द डिप्रेशन इन प्राइस वाज ओवर। ओके, 19th सेंचुरी के समय में क्या हुआ, ये सारा खेल कब हुआ कि जब 1970 बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द डिप्रेशन इन प्राइस वाज ओवर। Thus, those who had survived the trouble in 1790 consolidated their power of revenue payment were also made somewhat flexible. As a result, जमींदार पावर ओवर द विलेज वाज स्ट्रेंथन। और जमींदार की जो पावर थी वो क्या ही, और उसी तरह से क्या होगी, पहले की तरह ही मजबूत अपनी पकड़ बनाए रखी। It was only during the Great Depression of 1930 that they finally collapsed and the जोतेदार consolidated their power in countryside। तो ऐसा तो चलता रहा 1930 तक, और ये सब कब रुका, जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 आया और फाइनली जो है जमींदारों की जमींदारी उनके यहाँ से चली गई और जो जोतेदार थे उन्होंने गांव में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जमींदारों ने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पॉलिसी थी उससे रजिस्ट किया। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, द 5th रिपोर्ट। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।